अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। आज हम चैप्टर सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो तो सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें उस सेल्स की फॉर्मेशन में, उनकी डिवीजन में एक जो सीक्वेंस चल रही है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है जो डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो और वो डुप्लीकेट प्रॉपर्ली हो। ये मेंटेन करता है कि क्रोमोसोम स्टेबल रहें, टिश्यूज़ का बैलेंस रहे। ये ना हो कि एक डॉटर सेल में एक टिश्यू आया और दूसरे में 2 आ रहे, तो दोनों में इक्वली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो। इस फेज़ को हम सेल साइकिल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 फेजेस में। पहला फेज़ होता है इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज माइटोटिक फेज। इंटरफेज हमारे पास वो है जिसमें सेल प्रिपेयर होता है कि उसने आगे किस तरह फर्दर डिवीजन करनी है, और माइटोटिक फेज में हम सारे डिवीजन में जो इवेंट्स हो रहे होंगे उसको स्टडी करेंगे। तो सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें उस सेल्स की फॉर्मेशन में, उनकी डिवीजन में एक जो सीक्वेंस चल रही है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक अब सेल साइकिल से रिलेटेड हमारे सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। लाजमी है कि सेल डिवाइड हों, वो एग्जिस्ट करें। तो इनका रीज़न है वो ये है कि अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो वो दोबारा से रिप्लेस हो सके। कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, जैसे लिवर की रीजनरेशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, मतलब एक यंग वन से अडल्ट बनने के लिए जो भी उसकी ग्रोथ है वो होना लाजमी है। जेनेटिक मटेरियल जो सोमैटिक सेल में कंसिस्टेंट रहे, उनकी सपोर्ट हो रिप्रोडक्शन में, तो ये सारा कुछ होने के लिए सेल साइकिल बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेल साइकिल से रिलेटेड हमारे सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। लाजमी है कि सेल डिवाइड हों, वो एग्जिस्ट करें। तो इनका रीज़न है वो ये है कि अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो वो दोबारा से रिप्लेस हो सके। कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, जैसे लिवर की रीजनरेशन है, कोई भी जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज है इंटरफेज और सेकंड फेज इज एम फेज। तो जो इंटरफेज है वो तकरीबन 90% जो है हमारे पास इस साइकिल में रोल प्ले करेगा, जबकि डिवीजन का जो फेज है माइटोटिक फेज वो सिर्फ 10% इसमें रोल प्ले करेगा। इंटरफेज में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है, लाइक G1 से, फिर वो आगे से एस फेज आता है, देन G2 फेज आता है। इसमें क्या होगा कि ग्रोथ होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी और प्रिपरेशन होगी। एम फेज में हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस आता है, साइटोकाइनेसिस आता है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक की जो डिवीजन है वो सब आता है। चलिए इनको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज है इंटरफेज और सेकंड फेज इज एम फेज। तो जो इंटरफेज है वो तकरीबन 90% जो है हमारे पास इस साइकिल में रोल प्ले करेगा, जबकि डिवीजन का जो फेज है माइटोटिक फेज वो सिर्फ 10% इसमें रोल प्ले करेगा। इंटरफेज में हमारे पास कुछ इंटरफेज जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और उसमें सारी की सारी सेलुलर रिस्पायरेशन जो इंक्रीज हो रही है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस जो होनी है वो सब कुछ, और एक ऑर्गेनेली ने किस तरह डुप्लीकेट होना है, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सब ने कैसे डिवाइड होना है और किस तरह आगे फर्दर न्यू यंग वन में ट्रांसमिट होंगी। तो इन सबको इंटरफेज में ये सब रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, प्रिपेयर हो रहे होते हैं। क्रोमैटिन जो है वो ट्रांजिशन होती है कि वो एक रिलैक्स फेज से आगे रेप्लिकेटिंग के लिए वो रेडी होता है। असेंबली होती है, रेप्लिकेशन मशीनरी जो है वो असेंबल होती है ताकि वो आगे फर्दर डिवीजन में वर्क कर सके प्रॉपर। डिवीजन की स्पेस पे हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं इंटरफेस में 3 फेजेस पे। फर्स्ट फेज इज G1 जिसमें ग्रोथ फेज होगा, S डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होगा, G2 में हमारे पास चेक पॉइंट्स होंगे और प्रिपरेशन होगी कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म की डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर हुआ है और कहाँ कितना काम हो चुका है और कहाँ कोई इशू तो नहीं है। तो ये सब आगे डिस्कस होगा। इंटरफेस जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और उसमें सारी की सारी सेलुलर रिस्पायरेशन जो इंक्रीज हो रही है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस जो होनी है वो सब कुछ, और एक ऑर्गेनेली ने किस तरह डुप्लीकेट होना है, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सब ने कैसे डिवाइड होना है और किस तरह आगे फर्दर न्यू यंग वन में ट्रांसमिट होंगी। तो इन सबको इंटरफेस में ये सब रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, प्रिपेयर हो रहे होते हैं। क्रोमैटिन जो है वो ट्रांजिशन होती है कि वो एक रिलैक्स फेज से आगे रेप्लिकेटिंग के लिए वो रेडी होता है। देन वी हैव G1 फेज। ये क्या होता है, ये जैसे ही माइटोसिस होता है उसके फौरन बाद ये स्टार्ट हो जाता है और इसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होता है, किस वजह से प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स के प्रोड्यूस होने की वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम को सिंथेसाइज किया जाता है जो भी रिक्वायर्ड होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और कोई भी अपकमिंग जो एस फेज का प्रोसेस है उसके लिए जो भी प्रोटीन की नीड होगी वो ये बना रहे होंगे। उसके बाद इस G1 फेज में कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, जो कि चेक करते हैं कि सेल का साइज प्रॉपर है, एनर्जी स्टेटस जो कि एटीपी एनर्जी जो भी चाहिए सेल को वो इक्वल है, डीएनए प्रॉपर्ली रीडिजाइन हो चुका है, एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या आ रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो सेल जो है आगे फर्दर डिवीजन में ट्रांसमिट होगा, मतलब एस फेज में चला जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होंगी तो सेल दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट करेगा। देन वी हैव G1 फेज। ये क्या होता है, ये जैसे ही माइटोसिस होता है उसके फौरन बाद ये स्टार्ट हो जाता है और इसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स के प्रोड्यूस होने की वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम को सिंथेसाइज किया जाता है जो भी रिक्वायर्ड होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और कोई भी अपकमिंग जो एस फेज का प्रोसेस है उसके लिए जो भी प्रोटीन की नीड होगी। देन वी हैव एस फेज, इसमें सिंथेसिस होती है। क्रोमैटिन जो है हमारे पास वो अनवाइंड होगा, मतलब जो वो फोल्ड था वो खुलेगा और रेप्लिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगी, और इसमें हमारे पास एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। वो सिंथेसाइज करेगा न्यू स्ट्रैंड्स को 5-3 की डायरेक्शन में। 2 साइड्स हमारे पास
पास डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं, एक होती है 3-5 और एक होती है 5-3। तो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेंगे? 5-3 की डायरेक्शन में बन रहे होंगे। इसकी फॉर्मेशन हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। जो क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट होगा सिंगल क्रोमैटिड से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में। पहले जो क्रोमोसोम हमारे पास सिंगल क्रोमैटिड से बेस था वो अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड में डिवाइड हो गए। सेंट्रोमेयर जो है वो सिंगल रहेगा हमेशा, लेकिन जो क्रोमैटिड होंगे वो हमेशा डबल हो जाएंगे। जो डीएनए का कंटेंट है वो हमारे पास डबल हो जाएगा, क्योंकि आगे फर्दर 2 सेल बनने हैं, तो इसलिए जो डीएनए का कंटेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जो पहले 2n है डिप्लॉयड है वो अब 4n हो जाएगा। और क्रोमोसोम, लेकिन जो नंबर क्रोमोसोम्स का है ना वो सेम रहेगा। सेंट्रोसोम जो है हमारे पास वो उसकी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी और वहाँ 2 स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इसमें क्वालिटी क्या कंट्रोल हो रही होगी कि डीएनए की प्रूफ रीडिंग होगी कि कोई मसला तो नहीं है इधर, यहाँ पे कोई मिसमैच पेयर तो नहीं आ गया, कोई एक्टिव अनफेवरेबल इशू जो है वो इसमें हो। तो अगर ऐसा कोई इशू होगा तो उधर ही इसको स्टॉप किया जाएगा। देन वी हैव एस फेज, जिसमें सिंथेसिस होती है। क्रोमैटिन जो है हमारे पास वो अनवाइंड होगा, मतलब जो वो फोल्ड था वो खुलेगा और रेप्लिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। और इसमें हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। वो सिंथेसाइज करेगा न्यू स्ट्रैंड्स को 5-3 की डायरेक्शन में। 2 साइड्स हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स की होती हैं, एक होती है 3-5 और एक होती है 5-3। तो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेंगे? 5-3 की डायरेक्शन में बन रहे होंगे। इसकी फॉर्मेशन हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। जो क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट होगा सिंगल क्रोमैटिड से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में। पहले जो क्रोमोसोम हमारे पास सिंगल क्रोमैटिड से बेस था वो अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड में डिवाइड होंगे। देन हमारे पास ना आता है G2 फेज, जो कि सेकंड गैप फेज होगा। उसमें हमारे फंक्शंस क्या होंगे? अगर हमारी जो साइकिल चल रही थी G1 में, उसके बाद S फेज में, अगर वो प्रॉपर्ली वर्क करके अगर उनमें कोई इशू होगा तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर कोई इशू नहीं है तो आगे ये फर्दर थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसके फंक्शन क्या होंगे कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो रैपिडली ग्रो करेंगी। माइक्रोट्यूबुलेंट प्रोटीन्स हैं, मोटर प्रोटीन्स हैं, और जो भी कंपोनेंट जो है माइटोटिक स्पिंडल के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोटीन्स, वो सारी जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे असेंबल होंगे। एक फाइनली एक दफा सेल का साइज जो है वो एडजस्ट किया जाएगा डिवीजन से पहले, क्योंकि हमारे पास लास्ट स्टेज होगा इस फेज का, प्रिपरेशन फेज का, ताकि वो फर्दर अब आगे उसने डिवीजन में जाना। तो यहाँ पे लास्ट टाइम वो चेक कर रहे होंगे कि कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे तो फाइनल एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे सेल साइज की। एनवेलप जो है वो रिमेन बनाया जाएगा और वो टूटेगा कब? उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ना प्रिपेयर किया जाएगा तो वो आगे टूटेगा। यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स होंगे वो चेक कर रहे होंगे कि डीएनए कंप्लीट रेप्लिकेट हो गया है या नहीं हुआ, एब्सेंस है यहाँ पे, कोई डीएनए ब्रेक की कोई एब्सेंस तो नहीं है, कोई डीएनए कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कोई क्रोमैटिड की फॉर्मेशन हमारे पास गलत तो नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक होंगी कि कोई ना कोई मसला ना हो। यहाँ पे अगर डीएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कोई भी इशू अगर डीएनए में होगा, डीएनए डैमेज होगा, तो उसको यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा। मतलब जो भी कोई इशू होगा उसको इस फेज में कोशिश की जाएगी उसको कम्प्लीटली कि वो प्रॉपर्ली सेट हो और आगे फर्दर डिवीजन में कोई इशू ना जाए फर्दर। देन हमारे पास ना आता है G2 फेज, जो कि सेकंड गैप फेज होगा। उसमें हमारे फंक्शंस क्या होंगे? अगर हमारी जो साइकिल चल रही थी G1 में, उसके बाद S फेज में, अगर वो प्रॉपर्ली वर्क करके अगर उनमें कोई इशू होगा तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर कोई इशू नहीं है तो आगे ये फर्दर थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसके फंक्शन क्या होंगे कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो रैपिडली ग्रो करेंगी। माइक्रोट्यूबुलेंट प्रोटीन्स हैं, मोटर प्रोटीन्स हैं, और जो भी कंपोनेंट जो है माइटोटिक स्पिंडल के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोटीन्स, वो सारी जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे असेंबल होंगे। एक फाइनली एक दफा सेल का साइज जो है वो एडजस्ट किया जाएगा डिवीजन से पहले, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट स्टेज होगा इस फेज का, प्रिपरेशन फेज का, ताकि वो फर्दर अब आगे उसने डिवीजन में जाना है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम वो चेक कर रहे होंगे कि कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। तो फाइनल नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशन टू M फेज। अगर सेल की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, लाइक उसमें फुली डुप्लीकेट डीएनए होगा, उसमें जो क्रोमैटिड है वो इंटैक्ट होंगे, प्रॉपर सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन है, वहाँ पे एक्टिवेटेड जो उधर एंजाइम्स थे वो सारे एक्टिवेट होंगे। अगर कोई भी इशू होगा तो वो चेक पॉइंट नंबर G2 में या फिर M चेक पॉइंट्स पे स्टॉप कर दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा कोई इशू नहीं होगा तो उसे फर्दर डिवीजन के लिए भेज दिया जाएगा। M फेज मींस माइटोटिक फेज, उसको फर्दर डिवीजन में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशन टू M फेज। अगर सेल की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, लाइक उसमें फुली डुप्लीकेट डीएनए होगा, उसमें जो क्रोमैटिड है वो इंटैक्ट होंगे, प्रॉपर सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन है, वहाँ पे एक्टिवेटेड जो उधर एंजाइम्स थे वो सारे हमारे पास ना एक और फेज होता है जिसे हम G0 फेज कहते हैं। ये वो फेज है, ये सब सेल्स में नहीं होगा, ये कुछ सेल में होगा, जो कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव सेल साइकिल को ना छोड़ देते हैं और एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ये नहीं है कि वो फर्दर काम नहीं करेंगे, वो रेस्टिंग स्टेज पे होंगे, लेकिन फंक्शनल कंडीशन होगी जिसे हम क्या कहते हैं G0 फेज। ये कुछ सेल में होता है जहाँ पे एक्टिव सेल साइकिल को छोड़ते हैं और आगे फर्दर वो डिवाइड नहीं होते, डिवीजन में वर्क नहीं करते, और वो फंक्शनल कंडीशन में होंगे लेकिन वो रेस्टिंग स्टेट में होंगे, जिसे हम कहेंगे G0 फेज। कुछ सेल जैसे कि न्यूरॉन है वो हमेशा के लिए G0 फेज में रहता है। कुछ सेल जो होते हैं जैसे कि जो लिवर है, किडनी है, वो G0 फेज में रहते हैं टेम्पोररी बेस्ड में, और जब भी कभी उन्हें रीजनरेशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ एंटर। इसी तरह कुछ सेल ऐसे हैं जो कि G0 में जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर डिवाइड भी होते रहते हैं। तो G0 फेज में वो सेल जाते हैं जिनका फर्दर डिवीजन में काम नहीं है, लाइक न्यूरॉन है, वो बार बार डिवाइड नहीं होते, तो वो परमानेंटली जो है वो G0 फेज में रह जाएंगे। जबकि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें उस टाइम पे तो डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी हो, बॉडी को रीजनरेशन की ज़रूरत हो, तो वो जो है टेम्पोररी तौर पे G0 फेज में रहेंगे, और उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो डिवाइड
हमारे पास सारे सेल के डिवीजन चेक हो जाएगी कि कोई इशू तो नहीं है सेल में, और अगर वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा तो फर्दर हमारे पास डिवीजन स्टेट में आएंगे, जिसे हम कहेंगे माइटोटिक फेज या एम। इसमें हमारे पास फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है उसके नाम से पता चल रहा है कि वहाँ न्यूक्लियर की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जो साइटोकाइनेसिस है उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में फर्दर कुछ 5 स्टेप्स आते हैं, 5 प्रोसीजर्स आते हैं, सीक्वेंस होती है जिसकी बेस पर वो आगे डिवाइड होगा। और इसी तरह साइटोकाइनेसिस में भी हमारे पास कुछ फर्दर स्टेप्स होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो माइटोटिक फेज है, इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 आइडेंटिकल हमारे पास क्रोमोसोम नंबर होंगे, मतलब अगर एक डॉटर सेल में हमारे पास 46 है तो सेकंड में भी 46 ही होंगे, और अगर 23 पेयर्स हैं तो 23 ही होंगे। दोनों में इक्वली डिवाइड होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे दोनों से, और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होगा। जब हमारे पास सारे सेल के डिवीजन चेक हो जाएगी कि कोई इशू तो नहीं है सेल में, और अगर वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा तो फर्दर हमारे पास डिवीजन स्टेट में आएंगे, जिसे हम कहेंगे माइटोटिक फेज या एम फेज। इसमें हमारे पास फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है उसके नाम से पता चल रहा है कि वहाँ न्यूक्लियर की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जो साइटोकाइनेसिस है उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में फर्दर कुछ 5 स्टेप्स आते हैं, 5 प्रोसीजर। अब हम लास्ट में इसे एक डिटेल डायग्रामिक बेस पे समझ लेते हैं इस प्रोसीजर को कि किस तरह ये फेस वर्क करे। तो जीवन में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है जीवन फेज से, जिसमें हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेल्स के साइज की ग्रोथ होती है उनकी। देन हमारे पास आता है जी नॉट फेज। अगर तो कोई सेल ने स्टॉप होना है, वर्किंग नहीं करनी, तो वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, बेशक वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। देन वी हैव एस फेज, जिसमें डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, ग्रोथ होती है साइज की, और इन सब में डुप्लीकेशन हो रही होती है क्रोमोसोम की, मतलब ये सिंथेसिस डीएनए की सिंथेसिस में बेसिकली वर्क कर रहा होगा। देन वी हैव जी2 फेज, जिसमें मजीद डिवीजन होगी, मजीद प्रोटीन्स बनेंगे, और जो डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। देन वो एम फेज में जाएगा और वहाँ पे उसकी सेल डिवीजन होगी। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल साइकिल का प्रोसेस है। अब हम लास्ट में इसे एक डिटेल डायग्रामिक बेस पे समझ लेते हैं इस प्रोसीजर को कि किस तरह ये फेस वर्क करे। तो जीवन में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है जीवन फेज से, जिसमें हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेल्स के साइज की ग्रोथ होती है उनकी। देन हमारे पास आता है जी नॉट फेज। अगर तो कोई सेल ने स्टॉप होना है, वर्किंग नहीं करनी, तो वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, बेशक वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। लास्ट में हम एक दफ़ा चार्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसीजर पढ़े हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हमारे पास जो फेज होगा वो इंटरफेज होगा, जिसमें हमारे पास सेल प्रिपेयर होगा डिवीजन के लिए, और कोई भी ग्रोथ जो साइज में चाहिए उसके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो कलेक्टिवली प्रिपेयर हो रहा होगा। इसमें हमारे पास फर्दर 3 स्टेप्स आते हैं, जी1 फेज, सिंथेसिस फेज, जी2 फेज और एसजी गैप 2 फेज। ठीक है जी, जिसे हम जी नॉट फेज कहते हैं। तो हमारे पास जो जी1 फेज है उसमें सेल ग्रो करेगा और अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होगा। देन वी हैव एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें सेल हमारे पास रेप्लिकेट कर रहे होंगे डीएनए को, एग्जैक्ट कॉपी बना रहे होंगे वो जेनेटिक मटेरियल की। देन वी हैव जी2 फेज, जिसमें सेल जो है वो फर्दर ग्रो करेगा और सारी की सारी जो प्रिपरेशन है ना वो कंप्लीट करेगा डिवीजन के लिए। देन जी नॉट फेज है, जिसमें सेल जो है वो साइकिल में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो डिवीजन को स्टॉप कर देगा, बेशक कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए कि हर सेल जो है वो इस फेज में नहीं एंटर होगा। देन जिन सेल ने एंटर होना है आगे डिवीजन में, वो हमारे पास एम फेज में हो जाएंगे। इसमें हमारे पास जो सेल है वो जेनेटिक मटेरियल को इक्वल डिवाइड कर देंगे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, तो इक्वली डिवीजन हो जाएगी यहाँ पे। लास्ट में हम एक दफ़ा चार्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसीजर पढ़े हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हमारे पास जो फेज होगा वो इंटरफेज होगा, जिसमें हमारे पास सेल प्रिपेयर होगा डिवीजन के लिए, और कोई भी ग्रोथ जो साइज में चाहिए उसके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो कलेक्टिवली प्रिपेयर हो रहा होगा। इसमें हमारे पास फर्दर 3 स्टेप्स आते हैं, जी1 फेज, सिंथेसिस फेज, जी2 फेज और एसजी गैप 2 फेज। ठीक है जी, जिसे हम जी नॉट फेज कहते हैं। तो हमारे पास जो जी1 फेज है उसमें सेल ग्रो करेगा और अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होगा। देन वी हैव एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। आज की वीडियो को अगर हम कंपाइल कर लें तो आज की वीडियो में हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने पहला फेज पढ़ा कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप थे, 3 स्टेप थे उसके, जी1, एस फेज एंड जी2 फेज, जिसमें डिफरेंट चेक पॉइंट्स थे जहाँ पे वो चेक कर रहे थे कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, और अगर कोई नहीं हुई तो दोबारा से साइकिल रिपीट हो रही थी। इसी तरह इसमें हमने पढ़ा जी नॉट फेज के बारे में, जिसमें सेल टेम्पोररी या फिर परमानेंटली बेस पे अपने डिवीजन के लिए स्टॉप कर देते हैं अपने आप को। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। आज की वीडियो को अगर हम कंपाइल कर लें तो आज की वीडियो में हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने पहला फेज पढ़ा कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप थे, 3 स्टेप थे उसके, जी1, एस फेज एंड जी2 फेज, जिसमें डिफरेंट चेक पॉइंट्स थे जहाँ पे वो चेक कर रहे थे कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, और अगर